नमस्कार दोस्तों, मैं लोकंदर एक बार फिर से आपका लेब्रिंथ एकेडमी पर स्वागत करता हूं। हमने देखा कि हमने 6th क्लास से हमारी एनसीईआरटी की शुरुआत की है और हमने इसमें पहले 3 चैप्टर हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। फर्स्ट जो 3 चैप्टर हैं 6th क्लास की एनसीईआरटी साइंस के वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमारा जो अगला चैप्टर है वो है 4th चैप्टर जिसका नाम है पौधों को जानिए। दोस्तों, ये जो हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं इसमें आपको ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये किसी एक वैकेंसी के लिए नहीं है, ये कंप्लीट साइंस का बेसिक है। हम 6th क्लास से लेकर 10th क्लास की साइंस करेंगे जो कि ओवरऑल सभी जो अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती हैं इनको कवर करेगी। जैसे आप मान लीजिए कि आर एस प्री है जो अपनी 3rd ग्रेड वैकेंसी है टीचर की, पशु परिचर्य है उसमें भी साइंस का पोर्शन है। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि जो जिन वैकेंसीज के अंदर साइंस आता है उनके लिए ये क्लासेज हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो अब शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि हमारे जब बाहर निकलते हैं तो हम कई प्रकार के पौधे देखते हैं, कई प्रकार के पेड़ देखते हैं। जैसे कि ये छोटे छोटे बच्चे आपको दो दिख रहे होंगे, ये किसी पौधे के पास बैठा है, कोई झाड़ी के पास बैठा है, कोई पेड़ के पास में बैठा है। तो जो ये नेचर में हम प्रकृति में जब बाहर निकलते हैं तो हम विभिन्न प्रकार की जो वनस्पति होती है उसको देखते हैं, उनको महसूस करते हैं। तो इस अध्याय में हम उनके बारे में और ज़्यादा गहराई से जानने का प्रयास करेंगे। इस चित्र में हम देख सकते हैं कि जो हमें पौधों के विभिन्न भाग दिखाए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने देख रहे हैं पुष्प देखते हैं, फूल आप सभी ने देख रखे हैं। फल हम विभिन्न प्रकार के पौधों में फलों को भी देखते हैं। तन, ये तना होता है जो सीधा खड़ा रखता है, पौधे का आधार होता है, उसे हम तना मानते हैं। पत्तियां होती है, इन सभी को मिलाकर हमारा पर्रोह तंत्र तैयार होता है। जड़ों में जाते हैं तो हम जड़ों में प्राथमिक मूल और द्वितीयक मूल देखते हैं और ये मूल तंत्र को तैयार करती है। तो इन सब के बारे में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। अब आगे देखते हैं। हम जो अधिकांश पौधे होते हैं हम इनको 3 संवर्गों में बांट सकते हैं। 3 संवर्गों में बांट सकते हैं। ये 3 संवर्ग कौन कौन से हैं? साग, झाड़ी और वृक्ष। इन तीनों में हम अधिकांश पौधों को बांट सकते हैं। अब सबसे पहले हम इनकी परिभाषाएं पढ़ेंगे, बाद में हम पौधों के विभिन्न भागों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला जो हमारा संवर्ग है उसका नाम है साग। हरे एवं कोमल तने वाले पौधे साग कहलाते हैं। ऐसे पौधे जिनका तना हरा हो, कोमल हो, तो वो क्या कहलाते हैं? साग कहलाते हैं। ये सामान्यतः छोटे होते हैं और अक्सर इनमें कई शाखाएं नहीं होती है, इनमें शाखाएं ज्यादा नहीं होती है। जिस चित्र में आपको दिख रहा है एकदम हरा एवं कोमल तना है इस पौधे का, तो ये साग होता है। अगला जो हमारा संवर्ग है वो है झाड़ी। अब कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती है। तने के आधार के, आप चित्र में देखिए, तने के आधार के बिल्कुल समीप से यहाँ पर शाखाएं निकलनी प्रारंभ हो गई है। तना कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता है। यहाँ पर आप तने के थोड़े से भाग देख सकते हैं कि तना कठोर तो है लेकिन ज्यादा मोटा नहीं है। तो इस प्रकार के पौधों को हम झाड़ी कहते हैं। इस प्रकार के पौधों को हम झाड़ी नाम देते हैं। जो हमारा अगला संवर्ग है वो है वृक्ष का। वृक्ष आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हो वृक्ष कैसे होते हैं, क्या होते हैं। जब भी आप बाहर निकलते हैं तो आपको वृक्ष कभी नीम, पीपल या खेजड़ी का वृक्ष जरूर दिख जाता होगा। कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं तथा इनके तने सुदृढ़ होते हैं। तने कैसे होते हैं? सुदृढ़ होते हैं, गहरे होते हैं तथा इनमें शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती है। आप पेड़ों में ध्यान से देखना, आप जो शाखाएं होती है वो तने के ऊपरी भाग से निकलती है, तब हम इन्हें क्या कहते हैं? वृक्ष कहते हैं। तो अभी हमने 3 जो संवर्ग था, पहला था साग, दूसरा था झाड़ी और तीसरा था वृक्ष, इनके बारे में पढ़ लिया है। अधिकांश पौधों को हम इन 3 संवर्गों में विभाजित कर सकते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि आपने विसर्पी लता और जो आरोही लता है इनके बारे में भी पढ़ा होगा या फिर अपने आसपास में भी देखा होगा। कुछ जैसे पौधे होते हैं जो कमजोर तने वाले होते हैं। कमजोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते, ये भूमि पर फैल जाते हैं, इन्हें हम विसर्पी लता कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? विसर्पी लता कहते हैं। कुछ कमजोर तने वाले पौधे होते हैं, सीधे खड़े नहीं हो सकते, इसलिए जमीन पर या भूमि पर फैल जाते हैं, इन्हें कहते हैं विसर्पी लता। इस चित्र में आप देखिए, ये विसर्पी लता का चित्र है। मान लीजिए कि खरबूजे का पौधा है, तो यहाँ पर जो बेलें लगी हुई है ये क्या हो रही है कि जमीन पर फैली हुई है, ये खड़ी नहीं हो सकती बेलें, तो हम इन्हें बोलेंगे विसर्पी लता। अब कुछ पौधे होते हैं जो सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं। कुछ पौधे सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं, ऐसे पौधों को आरोही कहते हैं।
ऐसे पौधे आरोही लता कहलाते हैं या आरोही कहलाते हैं। ये साग, झाड़ी और पेड़ों से अलग होते हैं, ये उनके अंतर्गत नहीं आते हैं, ये इनसे अलग होते हैं। यहाँ पर आपको चित्र में दिख रहा है कि ये एक बेल है जो कि किस सहारे पर धीरे धीरे ऊपर चढ़ रही है। इस प्रकार की विभिन्न बेलें होती है, हम घरों में सजावट के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं, जो ये आरोही लताएं होती है। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है तना। अब हम पौधे के जो विभिन्न भाग है उनके कार्यों के बारे में, उनकी कार्य प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे, वो क्या कार्य करते हैं, किस प्रकार से वो कार्य करते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें तना का कार्य समझने के लिए हमें एक प्रयोग करना पड़ेगा। ये प्रयोग है, हमने एक गिलास है, उसमें 1/3 जल से भर ली और उसमें लाल स्याही डाल दी है। एक गिलास लेनी है, उसमें आपको 1/3 भाग जल डालना है और उसमें लाल स्याही डालनी है। अब आप धीरे धीरे नोटिस करोगी तो तना है उसमें रंग होगा, वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा। कुछ समय पश्चात तने में रंग ऊपर चढ़ने लग जाएगा। लंबे समय तक रखा जाए तो रंग पत्तियों और सिराओं में भी आ जाता है, और अगर इसे लंबे समय तक रख दिया जाए, लंबे समय के लिए रखा जाए तो जो ये रंग है ये पत्तियों और सिराओं में भी आने लग जाएगा। यहाँ पर चित्र दिख रहा है आपको, इसमें आपको एक तना काट कर रखना है यहाँ पर, और ये गिलास है, इसमें रंग डालना है। कुछ समय पश्चात आप देखेंगे तो ये तने में ऊपर धीरे धीरे रंग चढ़ जाएगा। आपको इस चित्र में लाल लाल डॉट दिख रहे होंगे विभिन्न विभिन्न जगहों पर, तो ये जो डॉट है ये इस लाल स्याही के हैं। और जब अपन इस तना को स्याही कुछ समय पश्चात लाल स्याही में रखने के पश्चात काटेंगे तो हमें कुछ इस प्रकार से उसका जो विवर्ती दृश्य है वो दिखेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो इस पानी के अंदर लाल स्याही थी ये भी पानी के साथ में पौधे के अंदर चली गई या तने के अंदर चली गई। इसका अर्थात ये हुआ कि तना होता है वो जल का संवहन करता है, तना है वो जल का संवहन करता है। और जो लाल स्याही है उस लाल स्याही की भांति जल के अंदर जो विलीन खनिज लवण होते हैं, खनिज होते हैं, वो जल के साथ तने में ऊपर पहुंच जाते हैं। जो खनिज होते हैं जल में वो तने के साथ में ऊपर पहुंच जाते हैं। तो तने का कार्य हमने देख लिया कि जल का संवहन करना है, और जल के साथ में जो खनिज होते हैं वो ऊपर पत्तियों तक या पहुंच जाता है। जो हमारा अगला जो पौधे का भाग है वो है पत्ती। पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी हुई होती है पर्णवृंत कहलाता है। पत्ती का ऐसा भाग जिसके द्वारा वो तने से जुड़ी हुई होती है वो उसको हम पर्णवृंत नाम देते हैं। आप चित्र में देखिए, यहाँ पर ये तना दिख रहा है आपको, और इसके साथ में ये पत्ती से इसके द्वारा जुड़ी हुई है, तो हम इसको क्या नाम देंगे? पर्णवृंत नाम देंगे। पत्ती के चपटे हरे भाग को हम फलक कहते हैं। जो पत्ती का चपटा हरा भाग होता है हम उसे क्या नाम देते हैं? फलक नाम देते हैं। तो आपने यहाँ पर दो चीजें पढ़ी, एक तो पर्णवृंत है जो कि तने से, जहाँ से पत्ती तने से जुड़ी हुई होती है उस भाग को हम पर्णवृंत कहते हैं, और जो पत्ती का चपटा हरा भाग होता है हम उसे फलक कहते हैं। जो पत्ती की रेखित संरचनाएं होती है, जो पत्ती की रेखित संरचनाएं होती है हम उन्हें शिरा कहते हैं। हमने उन्हें क्या नाम दिया है? शिरा नाम दिया है। पत्तियों में आपने इस प्रकार की रेखित संरचनाएं देखी होंगी, ये रेखित संरचनाएं होती है, हम इन्हें शिराएं बोलते हैं। पत्ती के मध्य में एक मोटी शिरा होती है। क्या होती है? पत्ती के मध्य में एक मोटी शिरा होती है, इसे हम मध्य शिरा नाम देते हैं। जो पत्ती के मध्य में एक मोटी शिरा होती है उसे हम मध्य शिरा कहते हैं। यहाँ पर आपको चित्र में ये मोटी शिरा दिख रही होगी, तो ये शिरा है, इसे हम बोलेंगे मध्य शिरा। मैंने यहाँ डायरेक्शन से बना रखा है ये, यहाँ पर हम इसे क्या बोलेंगे? मध्य शिरा नाम देंगे। और जो साइड वाली ये शिराएं हैं ये इन्हें हम शिराएं कहते हैं, और जो मध्य में मोटी शिरा होती है हम उसे बोलते हैं मध्य शिरा। पत्तियों पर शिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को शिरा विन्यास कहते हैं। अब पत्ती के द्वारा जो इन शिराओं के द्वारा पत्ती पर जो डिजाइन तैयार किया जाता है हम उसे शिरा विन्यास बोलते हैं। और ये शिरा विन्यास दो प्रकार का हो सकता है, एक तो होता है हमारा जालिका रूपी विन्यास और दूसरा होता है समांतर शिरा विन्यास। एक होता है जालिका रूपी विन्यास और दूसरा होता है समांतर शिरा विन्यास। सबसे पहले हम पढ़ते हैं जालिका रूपी और उसके बाद में पढ़ेंगे हम समांतर शिरा विन्यास। पहला है जालिका रूपी शिरा विन्यास। शिरा विन्यास यदि मध्य शिरा के दोनों ओर जाल जैसा हो। शिरा विन्यास मध्य शिरा के दोनों ओर अगर जाल के समान दिखाई दे तो हम इस विन्यास को जालिका रूपी विन्यास कहेंगे, जालिका रूपी विन्यास कहेंगे। जिस प्रकार आपको इस चित्र में दिख रहा है कि जो ये छोटा छोटा ये जाल फैल रखा है यहाँ पर, तो ये जालिका रूपी विन्यास शिराओं का है। तो दूसरा चित्र है हमारा, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इसमें जो शिराएं होगी ये समांतर अवस्था में होती है इस प्रकार से, तो यहाँ पर अपन इसे समांतर शिरा विन्यास कहते हैं। यदि शिराएं एक दूसरे के समांतर हो तो शिरा विन्यास को समांतर शिरा विन्यास
कहते हैं। अगर ये जाल बनाए शिराएं तब तो हम इसे बोलेंगे जालिका रूपी शिरा विन्यास। अगर ये शिराएं एक दूसरे के समांतर हो तब हम इसे बोलेंगे समांतर शिरा विन्यास। अब हमें पत्ती के बारे में कुछ और चीजें पढ़नी है। जल की जो बूंदें होती हैं वो पत्ती से जलवाष्प के रूप में निकलती है। इस क्रिया को हम वाष्पोत्सर्जन नाम देते हैं। जो जल की बूंदें होती हैं वो पत्ती से जलवाष्प के रूप में बाहर निकलती है और इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन। इस प्रक्रिया के द्वारा पौधे बड़ी मात्रा में जल को वायुमंडल में छोड़ते हैं और इस प्रक्रिया जो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया है इसके द्वारा जो पौधे होते हैं वो बड़ी मात्रा में जल को वायुमंडल में छोड़ते हैं। यहाँ पर आपको एक चित्र दिख रहा है जिसमें हमने कुछ पत्तियों पर प्लास्टिक की जो एक पारदर्शी कवर है वो लगा दिया है और इसे नीचे से बिल्कुल बंद कर दिया है। तो कुछ समय पश्चात आप यहाँ पर देखेंगे कि छोटी छोटी पानी की बूंदें इकट्ठी हो जाएगी। ये किस कारण होती है? ये होती है वाष्पोत्सर्जन के कारण। तो आप ऐसा प्रयोग करके देख भी सकते हैं कि पानी की बूंदें किस प्रकार से जो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा पत्तियों द्वारा बनाई जाती है। अब पत्तियां होती है, पत्तियों में क्या होता है? मंड उपस्थित होता है। पौधे के अन्य भागों से आकर इस जो मंड है ये पत्तियों के अंदर एकत्रित हो जाता है। पत्तियां प्रकाश और हरे रंग के एक पदार्थ की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती है। जो पत्तियां हैं ये एक तो प्रकाश, दूसरा एक हरे रंग का पदार्थ, इसकी उपस्थिति के अंदर अपना भोजन बनाती है। यह हरे रंग का जो पदार्थ होता है ये होता है क्लोरोफिल। इसका नाम होता है क्लोरोफिल। जो प्रकाश और क्लोरोफिल होता है हरे रंग का, इसकी उपस्थिति में अपना भोजन बनाती है और इस प्रक्रिया में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का उपयोग करती है। जो पत्तियां होती है प्रकाश और हरे रंग के पदार्थ की उपस्थिति में भोजन बनाती है। जो हरा रंग का पदार्थ है वो है क्लोरोफिल और इस प्रक्रिया के अंदर ये जल और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती है। कुछ जल का ये भोजन बनाने में उपयोग करती है और कुछ जल का ये वाष्पोत्सर्जन करती है। अब पत्तियां प्रकाश और हरे रंग के पदार्थ की उपस्थिति में अपना भोजन जो बनाएगी क्लोरोफिल की सहायता से, इस प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश और हरे रंग की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती है और इस प्रक्रिया में जल और CO2 का उपयोग करती है। और जो ये प्रक्रिया है हम इसे क्या बोलेंगे? प्रकाश संश्लेषण नाम देंगे। जो ये पूरी प्रक्रम है इस प्रक्रम को हम प्रकाश संश्लेषण नाम देंगे। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निष्कासित होती है। इस प्रक्रम जो प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रम है इसमें ऑक्सीजन निष्कासित होती है। इस प्रक्रम में कौन सी गैस निष्कासित होती है? ऑक्सीजन। और पत्तियों के द्वारा इस प्रक्रिया को करने के लिए उपयोग में कौन सी गैस ली जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। इस्तेमाल में कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है और निष्कासन ऑक्सीजन गैस का होता है। इसीलिए पौधे हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को संतुलित करते हैं तथा ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाते हैं। पत्तियों द्वारा संश्लेषित भोजन अंततः पौधे के विभिन्न भागों में मंड के रूप में संग्रहित हो जाता है। जो पत्तियां भोजन का संश्लेषण करती है वो पौधे के विभिन्न भागों में मंड के रूप में संग्रहित हो जाता है। तो जो पत्तियां भोजन बनाएगी वो लास्ट में पौधे के विभिन्न भागों में जाएगा और मंड के रूप में संग्रहित हो जाएगा। अब आपने अब तक ये पढ़ा है कि जो तना होता है ये तना है जल को पत्तियों तक पहुंचाता है और ये पत्तियां होती है जल के दो उपयोग करती है। एक तो जल का उपयोग करती है भोजन बनाने के अंदर, दूसरा ये जल का उपयोग करती है वाष्पोत्सर्जन में। वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की कुछ हानि हो जाती है। अब हमारे सामने प्रश्न बनता है कि भाई जो तना होता है ये जल प्राप्त कहाँ से करता है? तो इसका साधारण सा उत्तर है कि तना है वो जड़ों से जल प्राप्त करता है। और अगली जो हमारा टॉपिक है वो है जड़, वो हम कल पढ़ेंगे। तो दोस्तों अगर आपको हमारा पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, आपको लगता है कि हम आपको एक तैयारी में आपको एक महत्वपूर्ण मदद कर सकते हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।